बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आखिर आ ही गया है और काफ़ी लंबी तैयारी रही। बजट 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 और हर रोज़ बजट के ऊपर बात होती रही और आखिर आज जो है कौमी असम्बली में बजट पेश होने जा रहा है और वज़ीर जो ख़जाना है शौकत तरीन साहब, उन्होंने इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश की और उन्होंने समंदर पाकिस्तान जो पाकिस्तानी बस्ते हैं उनको मुल्क के लिए फ़रिश्ता करार दिया और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जो है पैसे भेजे गए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तरक्की में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है और इसमें कोई शक नहीं है। और साथ ही महंगाई के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है चीनी और घी की कीमतें बढ़ी हैं, शेख और नोश की कीमतें हमें बढ़ाना पड़ी। दुनिया में चीनी और घी की कीमतें 58% बढ़ी, हमने सिर्फ 38% बढ़ाई हैं। तो दुनिया में तो बढ़ गई, पाकिस्तान में सिर्फ घी और चीनी की कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि दाल चावल रोटी हर चीज़ महंगी हो गई, बल्कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान ज़रूरी तौर पे खुद कफील है वो भी आसमान को छू रही हैं और अवाम की जो है वो जबलब हैं। तवानाई के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि तवानाई जी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। IMF ने कहा टैरिफ बढ़ाना है, IMF ने कहा बिजली की कीमतें बढ़ानी हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि IMF के साथ तो मुज़ाकरात अभी फाइनलाइज हुए ही नहीं, अभी तो वो मराहिल में चल रहे हैं। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपने बिजली की कीमत नहीं बढ़ानी और गरीब के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगेगा? अच्छी बातें हैं, खुशाइन बातें हैं, दिल को खुश करने वाली ये तमाम बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या ये बातें अमली तौर पर भी होंगी या नहीं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले 2 पे ग्रोथ थी हमारी, फिर अचानक से 3.9 पे पहुंच गई और अब 4.8 की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले साल जो बजट होगा वो इंतहाई शानदार होगा। इस दफ़ा तो हम थोड़ा सा तसल्ली बख्श बजट देंगे, लेकिन जो अगले साल का बजट होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। और IMF से हमारी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें हमने अल्टरनेटिव वेज़ निकाले हैं कि हम किस तरीके से जो है पैसा जनरेट करेंगे और IMF को तसल्ली में रखेंगे और वो हमारे साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब के बयान की भी बात करते हैं, बिजली की बात करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि लोड शेडिंग इस वजह से हो रही है कि बिजली में इजाफा हो रहा है और हम बिजली की पैदावार और कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिशों में हैं और बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली बहुत ज़्यादा है और बदतरीन लोड शेडिंग है। दूसरी तरफ से पावर डिवीजन कहती है कि सब अच्छा है और कुछ ही दिनों में मज़ीद अच्छा हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि 26,000 मेगावाट बिजली दस्तयाब है, लेकिन फिर भी मुल्क जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जिसके ऊपर आज हम के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं और एक दो अवामी इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि कराची जो है वो बदतरीन शहर के तौर पर दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच गया है और ये आलमी जरीदे में ये बात शाया की गई है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि कराची के लिए क्यों नहीं कोई काम कर रहा। कराची के लिए आवाज़ें तो सारे उठाते हैं, कोई भी जमात का बंदा हो, कोई भी सियासी लीडर हो, कोई भी सियासी रहनुमा हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कराची के लिए आवाज़ वो ज़रूर उठाता है, लेकिन कराची के लिए कुछ किया नहीं जाता। और एक और मसला जो है कि एक टीवी शो के अंदर आपने कुछ नाजेबा हरकत देखी और हमारी जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं वो आपे से बाहर हो गई। उन्होंने गैर इखलाकी तौर पर जो हमारे MNA हैं उनको थप्पड़ भी रसीद कर दिया। तो ये तमाम वजूहात हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या असरात मुरतब होंगे हमारे अवाम के ऊपर अगर हमारे सियासी नुमाइंदे अपने गुस्से को काबू नहीं रख सकते, अपने टेबल टॉक नहीं कर सकते, एक महज़ब तरीके से नहीं चल सकते, तो फिर हम अवाम से क्या तवक्को करें, क्योंकि ये अवाम के साथ जुड़े हैं, अवाम इनके साथ जुड़े हैं, ये अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम जो है इनको लेके आती है। तो क्या असरात होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो जनाब आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आज उनसे बात कर रहे हैं हम बजट के हवाले से। तो आमिर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माली साल 2021 के बजट की बात करेंगे जो आज पेश किया जाना है और बड़े एदाद शुमार भी जारी कर दिए गए। इस हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत हैं आज के बजट के हवाले से? रज़ा, देखें, जो सबसे अहम मामला है इस वक्त पाकिस्तान में, दो अहम चीज़ें हैं जिस पे बात करनी चाहिए। पहली बात तो है कि महंगाई का एक तूफ़ान है जी जो काबू में नहीं आ रहा, और दूसरा जो है हम जब एक माशी नमू की बात करते हैं तो उसकी क्या बुनियादें हैं, किस बात पे हुकूमत कह रहे हैं कि हम 4% तक माशी नमू को लेके जाएंगे। जो इकनॉमिक सर्वे होता है, मैं पिछले 10-12 सालों से इसको फॉलो करता हूँ, तो इसमें बिल्कुल ही एक ही पैटर्न है। ये इकनॉमिक सर्वे बेसिकली हुकूमत की सेल्फ रिपोर्टिंग होती है जी, मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि जिस प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग डिवीज़न है और साथ साथ जो आपका जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जरिए डेटा जमा होता है, उसका जमा करने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा
अनसाइंटिफिक है। यानी हर डिपार्टमेंट को कहा जाता है आप जल्दी बताओ कि आपने क्या ग्रोथ किया, तो वो बेचारे वो नीचे अंडर पेड एम्प्लॉइज जल्दी से अपना वो ठक ठक करके और कंप्यूटर प्रोग्राम जारी करके और रिपोर्ट जनरेट करके आगे पेश कर देते अपने हैं। डीजी को दे दिया, डीजी कहता नहीं आपने ग्रोथ कम दिखाई, इसको ज़रा बढ़ा दें। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे है ना वो पिछले 10-12 सालों से जब से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी पैटर्न पे चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और फ्यूचर की प्रोजेक्शन बड़ी रोजी किस्म की होती हैं कि मुस्तकबिल में बहुत ज़बरदस्त, हाँ, जैसे कल वजीर खजाना बोले कि ये तसल्ली बख्श बजट होगा, जो अगले साल का बजट होगा वो शानदार बजट होगा। मैं इसको 2010 के इकोनॉमिक सर्वे से कंपेयर करा रहा था, तो दोनों की लैंग्वेज भी सेम है और प्रोजेक्शन भी सिमिलर नहीं, है। वो तो कहते हैं 2009 में तो मैं वजीर खजाना था ना, तो इस वजह से आज वो वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ। तो असल में मामला जो है ना वो ये है रज़ा साहब के इस वक्त पाकिस्तान की जो, जब हम सूरत हाल को देखते हैं कि दो चीज़ें हैं। जब आप इकॉनमी के नमू की बात करते हैं तो इकॉनमी की नमू का तरीक़ाकार क्या है, आप देखते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से माशी निज़ाम में कितनी बेहतरी आ गई। तो हमने देखा कि जिसमें अदाद शुमार दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर में कोई 3.7% इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुआ है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग में 4% तक ग्रोथ हुआ है। इसी तरह सर्विस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हुआ है और उन्होंने ग्रोथ दिखा दिया। अच्छा, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हुआ वो ये नहीं है कि हुकूमत ने कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई हो, यानी ड्रिप इरिगेशन का काम शुरू हुआ, यानी वाटर एफिशिएंट आपने क्रॉपिंग की है। पर एक्टर जो हमारी यील्ड है एग्रीकल्चर की वो दुनिया में सबसे लोवेस्ट है, यानी हम 3-4 गुना बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या कोई तब्दीली आई? इस पे तो उन्होंने कहा ना कि अफसोसनाक बात यह है कि एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए और ये तमाम चीज़ें हमें अब मंगानी पड़ रही हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा ज़री जो शुबा है उसमें ग्रोथ हुई है। इवन कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ हुई है और इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल यह है कि ये तमाम चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं, ज़राअत ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? नहीं, मैं इसकी तरफ में आ रहा था। मैंने कहा देखें, ग्रोथ का ताल्लुक दो तरीके से, एक तो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से होती है, एक तो कुदरती अवामिल होते हैं। पाकिस्तान में बारिशें अच्छी हुई जी, किसी पेस्ट ने अटैक नहीं किया फसलों पे, तो फसलों में कोई बेहतरी आई है। तो इसमें कुदरत का उनसे शामिल है। और लेकिन हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी, आपने अपने इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, वाटर एफिशिएंट क्रॉपिंग करें, अच्छा पर एकड़ यील्ड बढ़ाएं, फिर हम कहेंगे हाँ आपकी पॉलिसी की वजह से ग्रोथ में इजाफा हुआ। इस वक्त जो है हमेशा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना वो पिछले साल से कंपेयर कराता है। बस इकोनॉमिक पिछले साल ये था और इस साल हमने ग्रोथ करके इतना आगे बढ़ा लिया। पिछली हुकूमत के आखिरी उससे करता है। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त जो है आपकी जो आप इस वक्त गंदम से लेके कपास जो है हमारे इंडस्ट्री के लिए कॉटन रॉ मटेरियल है। कॉटन का जो है इस वक्त 7 मिलियन बेल तक हम आ गए, 14 मिलियन बेल तक हमारी प्रोडक्शन होती थी, कम हो गई है काफ़ी। अच्छा खासा उसमें हमें नुकसान हुआ, तकरीबन 18 से 20% जो है हम नीचे आ गए। अब इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होता है कि आपने कहा कि हमने इंडस्ट्री को बिजली में छूट दी है, टैक्स में छूट दी है, ठीक है जी, बेहतर काम है। जब आपने इंडस्ट्री को टैक्स में छूट, बिजली में छूट दी है, यानी बिजली सस्ती दी है, तो आपका सर्कुलर डेट जो है 2700 अरब तक पहुंच गया। यानी आप ये जो इंडस्ट्री को बेनिफिट दे रहे हैं उसका असर आम कंज्यूमर पे पड़ रहा है, यानी मेरी बिजली महंगी हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपने सर्कुलर डेट को कम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। पहले तो आप बिजली सस्ती कर देना, बिजली का जो टैरिफ का निज़ाम है उसको बेहतर कर लें। आपके पास बिजली पैदा करने के सस्ते ज़राए मौजूद है, उस पर इन्हिसार करें, वो किसी ने नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये तो मसला ये है कि जब आप एक सेक्टर पे रियायत देते हैं रिफॉर्म किए बगैर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बगैर, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो दूसरे सेक्टर पे यानी कंज्यूमर्स पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ग्रोथ का जो है वो मसनूई ग्रोथ है। उस ग्रोथ को अगर सही मानों में अगर आपने देखना है माशी नमू को, तो उसका तरीका ये है कि आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के यानी 2 से 3.9 पे आना एक मसनूई ग्रोथ है। और ये टाइम मतलब ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक हद के बाद आप देखेंगे यार इंडस्ट्रीज को तो हम फ्री बिजली नहीं दे सकते, टैक्स छूट नहीं दे सकते। हमने 5,000 अरब का टैक्स का अपना टारगेट रखा है, वो कहाँ से पूरा होगा? आप एक तरफ तो कंज्यूमर पे हम टैक्स नहीं लगा रहे, इनकम टैक्स में बड़ा
बढ़ा नहीं रहे, तो आपको कहीं ना कहीं से वो अखराजात लाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज में टैक्सेशन करना पड़ेगा, करेंगे तो फिर वो जो ग्रोथ मसनूई है वो कम हो जाएगी। सही, वो मसनूई ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन वो हमें हमेशा जब भी बजट पेश किया जाता है तो अचानक से ज़्यादा ही नजर आती है, और एकदम से ज़्यादा होने की वजह से खुशी फिर भी आवाम को नहीं नसीब होती। क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि आवाम को इन जो माशी इशारिये हैं वो 4 हों, 5 हों, 6 हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इन चीज़ों का नहीं पता, उनको इन चीज़ों से नहीं लेना कि GDP क्या है, ग्रोथ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो तो चाहते हैं कि हमारी दाल रोटी बस सस्ती और ज़िंदगी थोड़ी सी हमारी आसान हो। अब ये जो आपका जो ना ये जो अवाम दोस्त बजट हर साल आता है, उसके अंदर आप देखें तो इस दफ़ा ये भी कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारा इजाफा हुआ। मुझे ये बताएं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके वेजेस में कितना इजाफा हुआ है, उसमें उनकी वेलफेयर पे लेकर आपने क्या काम किया है। वो बेचारा कंस्ट्रक्शन का वर्कर अब भी कैजुअल वर्कर है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि एक दफ़ा आपने बिल्डिंग बना दी, घर बना लिया, तो पैसा वहाँ फंस गया, वो सर्कुलेट नहीं होता। तो आप एक डेड एंड की तरफ जाते हैं और एक स्टेज आता है कि ये सिचुएशन की तरफ जाते हैं। जैसे अमेरिका में जिसको प्राइम मॉर्गेज क्रैश हुआ था, कि अमेरिका में हाउसिंग का सिलसिला शुरू हुआ जी, प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन किया, ये गैम्बलिंग वाली इंडस्ट्री है। आपने कहा कि प्लॉट की कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें प्रॉपर्टी के कीमतों में इजाफा हो रहा है, अचानक पता चलता है कि वो एक मसनूई इजाफा होता है, और सारा जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं मिडिल क्लास वाले पैसा बचा बचा के, पता चलता है कि उनकी कीमतों में कमी आ गई और सारा क्रैश हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग का जो कोर इंडस्ट्री पाकिस्तान की है, टेक्सटाइल है, मेडिसिन की है, लेदर की है, इसके अंदर जब तक आप रिफॉर्म्स ला के बेहतर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेंगे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के थ्रू, तब तक आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकता। ये सारी मसनूई चीज़ें। सही आमिर साहब, जैसा कि सारे इदाद शुमार बता दिए गए, बिजली के लिए 100 अरब रुपए रख दिए गए, रखना चाहिए थे, और दीगर जो हैं उनके लिए पैसे रखे गए, और लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि देखा जाए तो तालीम के लिए सिर्फ 9 अरब रुपए रखे गए। तो हालांकि तालीम जो है एक बुनियादी जुज़्व है, सेहत के लिए 30 अरब रखे गए। सेहत और तालीम बहुत ज़रूरी है किसी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए। तालीम पे जितना ज़्यादा बजट सर्व किया जाए, दुनिया में देखा जाए तो जितना हमारा बजट है इतना तो वो अपनी किसी यूनिवर्सिटीज़ पे लगा देते हैं। देखें, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने GDP का 2% भी हम तालीम पे और हेल्थ पे नहीं लगाते। दुनिया की जो बड़ी इकॉनमी से बड़ी की आप छोड़ दें, पाकिस्तान के जो नेबरहुड में है, इंडिया है, बांग्लादेश है और मालदीव जैसे ममालिक हैं, अगर आप इनसे भी पाकिस्तान के कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमारा जो तालीम पे ख़र्चा है सबसे कम है। वी आर द लोवेस्ट, हम अफ़गानिस्तान के पैरेलल में हैं तकरीबन। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा ट्रेन या स्किल वर्क फोर्स पैदा नहीं कर रहे हैं जो मुस्तक़बिल में हमारे माशी निज़ाम के लिए कंट्रीब्यूट करें। हम तो एक ऐसी तालीम दे रहे हैं जिसका मकसद ये मार्केटेबल तालीम नहीं है। यानी यूनिवर्सिटीज़ में हम जो डिग्रीज़ देते फिर रहे हैं, एक फरसुदा निज़ाम है, 1950s का हम निसाब चला रहे हैं। साइंटिफिक अगर आप साइंस की किताबें पढ़ें, आप टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें तो हमारा तालीमी निज़ाम बहुत पीछे है। सही, हमारा तालीमी निज़ाम बहुत पीछे है। आमिर साहब, यहाँ पर मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, बजट के हवाले से बात हो रही है, इदाद शुमार जो जारी किए गए हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे पर जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बजट और माशी इशारियों के हवाले से। थोड़ी सी बात करेंगे आमिर हुसैन साहब महंगाई के हवाले से भी। जब महंगाई की बात हुई, चीनी की बात हुई, घी की बात हुई, अशिया खुर्नोश की बात हुई, आम आदमी की बात हुई, तो शौकत तरीन साहब फरमाने लगे कि दुनिया में 58% जो है वो चीनी महंगी हो गई, घी के रेट बढ़ गए। हमने तो सिर्फ महज 38% बढ़ाए हैं और ये कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में तो हर चीज़ ही महंगी हो गई है, आवाम तो चीख रहे हैं बस। ये जो कंपैरिजन है ना, ये बड़ा ट्रिकी है जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। पहली बात ये कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो बुनियादी खुर्दनोश अशिया की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा थी। इस साल के बजट से पहले जब आप एक साल का आप कहते हैं कि हमने इस साल कम बढ़ाया, लेकिन 2019-20 में जब कीमतें पीक पे पहुँच गई तो उस वक्त चीनी जो है 70 रुपये से 90 तक पहुँच गई। आटा महंगा हो गया, हर चीज़ में अंडे कोई 40% महंगे हो गई। इसी तरह मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा नहीं, लेकिन वो कहते हैं पिछली मरतबा 10% ज़्यादा थे, अब तो हम 8 पे खड़े हैं।
یہی بات ہے نا، یہ پھر عوام سے پوچھے نا. پچھلے سال آپ جو روٹی لیتے تھے اس دفعہ جو لیتے ہیں، پچھلے سال چینی اگر آپ کے 90 کی تو اب 110 پہ پہنچ گئی ہے. تو اسی طرح بہت سارے جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں عام آدمی کی زندگی میں، عام آدمی اس وقت تو فروٹس بھی نہیں خرید سکتے، کئی پھل نہیں خرید فروٹ تو ایک خواب ہے نا ان کے لیے. خواب ہے. اب دیکھیں نا یہ جو حالت ہے اس میں جو آپ کا بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا، پچھلے کوئی 200% اضافہ ہوا پچھلے 3 سالوں میں. تو اگر آپ ان سب کا کیومولیٹو امپیکٹ دیکھیں تو یہ جو ترین صاحب بات کریں یا تو کسی مریخ کی بات کریں، اس ہمارے کرۂ ارض میں جو پاکستان ہے یہاں پہ کسی چیز کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آئی. کیونکہ وہی میں نے آپ کو کہا کہ جو اکنامک سروے کی جو سیلف رپورٹنگ ہے وہ بڑا پرابلمیٹک ہے. اگر آپ وہاں سے ڈیٹا اٹھا کے آپ بات کریں گے تو ظاہر بات آپ کوشش کریں گے کہ وہ بہتر سے بہتر ثابت کر سکیں. لیکن اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو آپ کے یہاں مہنگائی میں کوئی 20% تک اضافہ ہوا ہے جو کہ انڈر رپورٹنگ ہے. 8% نہیں ہے. آپ کا جو افراد زر ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں عام جو مڈل کلاس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور آپ کا جو فارمل سیکٹر ہے وہ بھی شرنک ہو رہا ہے. اور جب آپ کی اکانومی گرو نہیں کرتی ہے تو آپ کا جو اوور آل جو پرچیزنگ پاور ہے مڈل کلاس کی یا ورکرز کی وہ کم ہونی شروع ہوتی ہے. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ کے پاس کوئی 20 ملین لوگ ان امپلائی ہوئے پچھلے 3 سالوں میں. نہیں وہ تو انہوں نے کرونا پہ پھینک دیا نا، وہ پچھلے 3 سالوں کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 2 سال میں جب سے کرونا آیا تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بے روزگاری بھی بڑھی ہے اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو وہ کرونا کے حساب میں وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. کرونا کے آنے سے پہلے آپ کی معیشت کی نمو 0 پہ جا چکی تھی آلریڈی. وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے تھی. اچھا تو 5.8% سے آپ نے ڈپ کر کے آپ 0 پہ آ گئے. ٹھیک ہے، کرونا آنے سے پہلے آپ کی معیشت کی نمو ہے، لیکن کرونا آنے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ آپ فارچونیٹلی اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت کرونا کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت کم ہے. جتنا کرونا کے لیے ہم نے اسسٹنس لی ہے باہر سے اس کے مقابلے میں ہمارا کرونا کا جو ریشو ہے بہت کم ہے. تو ہمیں ہماری اکانومی پروٹیکٹ بھی ہو گئی نا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو رورل ایریا ہے جو جہاں پہ ایگریکلچر ہے وہاں تو تقریباً 0 امپیکٹ ہے کرونا کا. کوئی نہ ایس او پیز ہے، نہ کوئی زیادہ اموات ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارا جو امپیکٹ ہے وہ ویسے بھی کم ہے. تو کرونا پہ ہر چیز ڈالی نہیں جا سکتی. ہم البتہ یہ ضرور ہے یعنی کرونا پہ ہم کچھ بھی ڈال کے نجات کا راستہ نہیں اختیار کر سکتے کہ ہم گلی میں سے نکل جائیں. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں، آپ برطانیہ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، یہاں پہ اٹلی کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، یہاں پہ تو کرونا کا بڑا امپیکٹ آیا. تو ان کی اکانومیز کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ. یہاں پہ تو ہم نے کرونا کا جو امپیکٹ ہے، ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور لوگوں نے ہمیں جو پیسے دیے، اسسٹنس دیا، وہ تو پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں لگائے. تو آپ کے یہاں تو کرونا تو اتنا ہے نہیں. بات یہ کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو میرے خیال میں اس پہ بات کرنا بہت تفصیلی بات ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کرونا پہ ہر چیز ڈالی نہیں جا سکتی. ہم نے اپنے معاشی سمت کو طے کرنا ہے اور اپنے جو روڈ میپ ہے اکانومی کو چلانے کا، ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ابھی نظر نہیں آ رہی. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی کم ہو گئی، فلاں بھی، لیکن کیسے کم ہوئی؟ کیا اسٹریٹجی تھی؟ کیا منصوبہ بندی تھی؟ آپ نے کون سے ایسے کمالات کیے کہ یہ سب کچھ کم ہو گیا اور عوام بھی یہ ماننے کو تیار ہو جائے کہ واقعی ہی کم ہوا ہے؟ لیکن وہ امپیکٹ فیکٹر انالیسس جو ہے جس کو ہم امپیکٹ فیکٹر انالیسس کہتے ہیں وہ فلالیس ہے، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. توانائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ توانائی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. اور وزیر خزانہ نے جو کہا کہ توانائی جو ہے وہ ایک بلیک ہول ہے ہمارے لیے، اس کو نپٹنے کی ہم کوشش بھی کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی IMF نے کہا جی کہ بجلی کے ٹیرف بڑھائے جائیں، لیکن ہم بجلی کے ٹیرف نہیں بڑھا رہے. میرا بنیادی سوال عامر صاحب آپ سے یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ IMF نے کہا ٹیرف بڑھائیں، IMF کہتا ہے کہ ایسا کریں، IMF کہتا ہے کہ یہ کریں، لیکن کل جس طرح کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں IMF کے ساتھ، ابھی مذاکرات فائنل نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ٹیکس نہیں لگائیں گے اور بجلی مہنگی نہیں کریں گے؟ دیکھیں IMF سے یہ جو نیگوشیشن کر رہے ہیں وہ فسکل سپیسنگ کی کر رہے ہیں. یعنی ہمیں اتنا فسکل سپیس دیں کہ 2-3 سال تک مؤخر کر دیں یہ جو آپ چارجز لگا رہے ہیں. تو ہم بجلی 2-3 سال تک بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو کنزیومر کلاس ہے یا جو ہماری پرچیزنگ پاور اتنی گر چکی ہے کہ ہم پروڈکشن اگر کریں بھی تو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا. مارکیٹ امبیلنس ہو گیا ہے، ایکویلبریم جو ہے نا ہمارا خراب ہوا ہے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ کوئی معاشی اسٹریٹجی شوکت ترین صاحب لا کے بجلی کے بل کم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ IMF سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں فسکل سپیسنگ دیں. وہ نیگوسیشن
وہ انڈر ڈسکشن ہے، اور IMF اس کے اوپر جو کنڈیشنز لگائے گا وہ ابھی آنے ہیں. نہیں اس کے لیے تو انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے آلٹرنیٹیو ویز نکالے ہیں. اب آلٹرنیٹیو ویز نہیں انہوں نے بتایا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے آلٹرنیٹیو ویز ہوں گے؟ فسکل اسپیسنگ کے علاوہ 2 آلٹرنیٹیو ویز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ریٹیل جو پروڈکٹس ہے اس پہ آپ نے GST بڑھانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریٹیل میں اور آپ یعنی جنرل سیلز ٹیکس بڑھا دیں آپ. بڑھائیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ نمک خریدیں، چینی خریدیں، ماچس خریدیں، اس کا جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں اس کے اوپر ایک ٹیکس لگے گا، اور اس ٹیکس کا امپیکٹ دکاندار تو نہیں دے گا، میں اور آپ دیں گے. جی تو حالانکہ وہ پہلے سے ہی عوام دے رہے ہیں. ہاں جی، انہیں یہ ہوگا کہ ہمارے انکم پہ ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن ہم جو چیز خریدیں گے وہ ٹیکس وہاں انکلوڈ ہوگا. یہ ایک متبادل طریقہ انہوں نے نکالا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے، لیکن بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اندر انہوں نے جو نیٹ جو سلیب ہے اس کے اندر کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہیں وہ ہم ختم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک خاص سبسڈی ملتی ہے، کہ کچھ آپ کو روایت ملتی ہے. وہ ختم کرنے کا مطلب ہے کہ مڈل کلاس جو ہے اب اس کے اوپر جو بل کا بوجھ ہے وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. تو آپ نے یہ متبادل طریقہ نکالا. تیسرا طریقہ فسکل اسپیسنگ کا. یہ 3 طریقے ہیں، اس کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن ہمارے پاس اس وقت اس طرح کا کوئی منصوبہ بندی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے واقعی کوئی ایسا مطلب انڈسٹریل پوزیشن بنائی ہے یا کوئی اس طرح کا منصوبہ بندی ہے جس کے ذریعے آپ کا جو ٹیکس کی جو وہ ہے انکم ٹیکس کو آف سیٹ کریں کسی اور سیکٹر سے. وہ سیکٹر انالیسس جیسے 3,500 جو ہے وہ خسارے کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم 4,000 جو ارب ہیں وہ اکٹھا جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیسے کریں گے. ایگزیکٹلی یہ ایک بنیادی سوال ہے. عامر صاحب تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کی کل، تو انہوں نے کہا میرے پاس بڑا تجربہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنے سے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ کو کچھ کور سیکٹرز ہیں جو ہمیشہ پبلک سیکٹر میں ہوتے ہیں. جیسے ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. وہ تو پبلک سیکٹر میں دنیا بھر میں جہاں ایفیشینٹ ٹرانسپورٹیشن ہے وہ میس ٹرانزٹ ہے وہ پبلک ڈومین میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی جو کور اب آپ کہتے ہیں اسٹیل مل کو بھی پرائیویٹائز کریں گے، آپ PIA کو بھی کریں گے، جو اسٹیٹ رن انڈسٹریز ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کی جو یہ کور انڈسٹریز ہیں یہ فنکشن کرتی تھی 1970s تک. آپ دیکھیں تو ہمارا جو بڑے انڈسٹریز ہیں کور انڈسٹریز بڑے ایفیشینٹ طریقے سے، آہستہ آہستہ ان میں گراوٹ آ گئی ہے. گراوٹ اس لیے آ گئی کہ ہم نے ان پہ توجہ دینے کے بجائے وہاں پر سیاسی بھرتیاں کی، انڈکشن کی. ایک زمانے میں PIA سے ٹریننگ لینے کے لیے جو آپ کے ایمریٹس ہیں، یہ سارے انٹرنیشنل ایئر لائنس ہیں، یہ سارے PIA کے تربیت یافتہ ہیں. تو PIA کا ایک نام تھا، وہ اس وقت پبلک سیکٹر میں تھی، کوئی پرائیویٹائزیشن تو نہیں تھی. مسئلہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل ول کی بات ہے. پرائیویٹائزیشن اب دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، لنڈن جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے ٹرین کا وہ پرائیویٹائز ہے. جرمنی کا جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں، فرانس کا. ان کو کمپیئر کریں تو لنڈن کا بہت ناقص ہے. یعنی سگنلنگ کا ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے، ٹریک ایک دوسرے کے پاس ہے، بوگیز کسی تیسرے کے پاس ہیں. جب کوئی سگنلنگ کا مسئلہ آتا تو ان میں کوآرڈینیشن کا ایشو ہوتا، 2-3-4 گھنٹے تک پوری ٹریفک جام ہو جاتی. تو پھر اس جیسے ممالک نے ابھی یہ زیوم کیا کہ بھائی پرائیویٹائزیشن میں جو بنیادی پبلک فیسلٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز نہیں کیے جانے چاہیے، وہ پبلک سیکٹر میں رہنی چاہیے، اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی لانی چاہیے، اس میں بہتری لانی چاہیے. تو پرائیویٹائزیشن اٹ سیلف کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. صحیح. تو اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی لانی پڑے گی، اس کے اندر نظام کے اندر ایفیشنسی اور گورننس کے سسٹم کو امپروو کرنا ہوگا. صحیح. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ بجٹ کے اوپر تو بڑی ڈیٹیل بات ہو گئی، اور آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، آنے والے دنوں میں بھی بات کرتے رہیں گے بجٹ کے اوپر. لیکن بجلی جو ہے وہ اس میں اضافہ جو ہے طلب میں اضافہ ہوا ہے، ایسا کہنا ہے حماد اظہر صاحب کا. اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ اضافہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈیمانڈ میں 15 سے 20% بھی اضافہ ہم کر رہے ہیں، اور 1200 میگا واٹ کا اضافہ بھی کیا ہے، اور کل پھر ہم مزید اضافہ کریں گے. لیکن جب یہ اضافے پہ اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور پاور ڈویژن کہہ رہی ہے کہ جی بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو سرکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجلی پیداواری بھی ہماری اچھی ہوتی جا رہی ہے، لیکن بجلی نہیں ہے. بجلی کہاں ہے؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی میتھ ہے نا وہ یہ کہ ہمارے پاس بجلی کرائسس نہیں ہے. ہماری جو جنریشن کیپیسٹی وہ 38,000 میگا واٹ ہے، اور ہماری جو ریکوائرمنٹ جب پیک موسم میں اس وقت ہے وہ کوئی 2800 میگا واٹ تک،
1000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सरप्लस बिजली मौजूद है और पिछले हुकूमत में कोई 12,000 मेगावाट पैदा हुए थे। जैसे शायद खान अब्बासी साहब ने भी फिगर दिया, उन्होंने कहा कि 26,000 मेगावाट बिजली मौजूद है, लेकिन मुल्क फिर भी तारीकी में है। क्योंकि उसने भी थोड़े पॉलिटिकल वो किया कि हमने 12,000 पैदा किया, 26,000 थी तो हमने बहुत, लेकिन असल में 38,000 तक मौजूद थे। लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बिजली के लोड को बेयर करने की कैपेसिटी नहीं रखता। यानी अगर आपके 38,000 मेगावाट है और आप पीक मौसम में 27-28,000 मेगावाट तक रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना नाकस है कि आपका जो है वो ट्रिप होने शुरू होते हैं सारे सिस्टम, और प्रेशर लोड को बिल्ड नहीं करता। हुकूमत को चाहिए था कि उनको पता था कि हमारे पास एडिशनल बिजली मौजूद है, अभी बिजली पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन निज़ाम को बेहतर करना है। उस पर अगर ये इन्वेस्ट करते तो आज इस गर्मियों में ये मौसम नहीं होता। ये मिस मैनेजमेंट का इशू है, बिजली की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, यानी मिस मैनेजमेंट का इशू है और मिस मैनेजमेंट को दूर करने की ज़रूरत है। कराची के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि 2 अवामी इशूज़ को भी मुझे डिस्कस करना है। तो कराची जो है दुनिया का बदतरीन जो है वो शहर डिक्लेयर हो गया है, लेकिन कराची के लिए सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया जा रहा है। हर सियासी लीडर बोलता है लेकिन कराची के लिए काम कोई नहीं करता। एक दो लाइन के बस आप कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था, मिला नहीं, 1 अरब भी नहीं मिला अभी। वो कहते हैं हम खुद लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, वो भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। देखिए डायरेक्ट लगाना ये बड़ी मेथ है। देखिए आपने लोकल लाइन डिपार्टमेंट्स को एंगेज करना होता है। वो जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़ होती हैं तो वो तो आपकी लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज होती हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है। आपका और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़राब है। कभी आप गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं, कभी जी आप दोनों के बीच में आपस में कोई एक पेज पे नहीं। कराची के लिए एटलीस्ट मिल के काम करने की ज़रूरत है। 1100 अगर अरब आपने खर्च करना है तो ये फेडरेशन से बैठ के नहीं हो सकता। आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एक इक्वेशन तय करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपने लाइन डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी और वहाँ बैठ के एक इस निज़ाम को चलाना होगा। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में कराची को हमने यतीमों की तरह रखा हुआ है। काफ़ी अरसे से कराची जो हमारा, यहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आ रहा है, मिसमैनेजमेंट है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। और नाज़रीन, हमने देखा है कि जितने भी हमारे पास बिजली भी मौजूद है लेकिन वहाँ पर भी मिसमैनेजमेंट है और कराची के हालात के हवाले से भी कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। तो इन तमाम मसाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।